अभी हमने जो डाउन साइजिंग पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट जो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक तरीका है वीआरएस, दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखो वीआरएस कैसे होता है वो समझो। जब हमें मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, इतने की सैलरीज और वेजेस हम नहीं दे पाएंगे, तो हमें थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ कम करने पड़ेंगे, डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। तो वो डाउन साइजिंग के लिए एक तरीका अपनाती है वीआरएस, दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है देखो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भैया तुम एम्प्लॉय खुद अपने आप वॉलेंटरीली अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो जाओ। अब तुम बोलोगे कि वो क्यों मानेगा रिटायर होने को खुद से? वो इसलिए मानता है बिकॉज़ कंपनी उसको उसके रिटायर होने के बदले एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट देती है। सो एक तरह से ये वो होता है कि भैया तू आ, और इट्स कॉल्ड द गोल्डन हैंडशेक, कि गोल्डन हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब वीआरएस के थ्रू वो रिटायर हो रहा है। गोल्डन हैंडशेक क्यों बोला? बिकॉज़ अल्टीमेटली दोनों का फ़ायदा है। एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा है कि भाई जिस भी मतलब एम्प्लॉय का फ़ायदा है कि उसको पैसा मिल गया। एम्प्लॉयर का फ़ायदा है कि उसे इतने टाइम तक उसे अब नहीं देनी पड़ेगी सैलरी। मान लो अगर वो ना रिटायर होता तो उसे सैलरीज दे ही नहीं पड़ती ना, तो वो सैलरी अब नहीं देनी पड़ेगी। सो एक तरह से उसने कट डाउन भी कर लिया, सरप्लस स्टाफ हटा भी दिया उसके थ्रू। सो दोनों का फ़ायदा, इसलिए इसको गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। सो पढ़ते हैं क्या है, देखो। अंडर दिस स्कीम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसे मैंने बोला दोनों आपस में करते हैं ना, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर विच एम्प्लॉइज एग्री टू वॉलेंटरीली रिटायर ऑन पेमेंट ऑफ एग्रीड कॉम्पनसेशन, है ना। एक हैंडसम अमाउंट मिलता है और उसके लिए बदले वो वॉलेंटरीली रिटायर हो जाते हैं। इसको गोल्डन हैंडशेक बोलता है बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स फॉर बोथ द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर्स, कि दोनों का बेनिफिट है इस वजह से, है ना। सो एन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्यों कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज जैसे मैंने बोला, हो सकता है सरप्लस स्टाफ, टू गेट रिड ऑफ सरप्लस स्टाफ वीआरएस करवा सकता है वो। इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी मैंने बताया। एंड ये किस लिए किया जाता है? डाउन साइजिंग स्ट्रैटेजी की एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का तरीका है ये, टू कट डाउन द साइज ऑफ वेज बिल, ज़्यादा सैलरीज ना देने पड़े इतने सारे एम्प्लॉयज़ को। सो एग्जीक्यूटेड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव सेपरेशन package known as golden handshake. So such organization include public sector banks, SAIL, TISCO, Bajaj Auto, Philips, Castrol, HUL etc. ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, इसके रीजन सुन लो। देखो सबसे पहला तो मैंने बताया ना, रीस्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस, हाइव ऑफ द अनइकोनॉमिकल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। कि मान लो 2-3 डिपार्टमेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के लॉस में जा रहे हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ को वीआरएस के थ्रू हटा दो, डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। लॉस मेकिंग एंटिटी जो वो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हटा दो। अच्छा तरीका रिस्ट्रक्चर करने का। रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, सैलरीज कम देनी पड़ेगी। गेट रिड ऑफ द सरप्लस वर्कफोर्स, जहाँ 10 बंदे लगे हुए हैं, जो 7 बंदे भी बहुत होते हैं, तो वो 3 को हटा दो ये वीआरएस के थ्रू। गेट रिड ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, वो 3 मान लो बेकार से एम्प्लॉई हैं, तो वो 3 उनको इस तरीके से हटा दो। टू पे वे फॉर हायरिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, कि वो 3 जो हटाए हैं उनकी जगह 3 अच्छे ले आओ। तो हटाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। इन मैनी केस एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, अब एम्प्लॉयज़ खुद भी कई बार बोलते हैं ना, अपने आप आके बोलते हैं कि यार वीआरएस कर दो मेरा। अभी वो क्यों बोलेंगे? मान लो वो बोलते हैं कि भैया मेरी बैड हेल्थ चल रही है, तो मैं वैसे भी आपके ज़्यादा काम नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए कर दो। या वो बोलता है कि भैया मेरा एनवायरनमेंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या मैं जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ले ऑफ, हो सकता है एम्प्लॉय ज़्यादा ही चालाक हो, उसे लगे कि फ्यूचर में हो सकता है ले ऑफ हो जाए, उससे पहले मैं खुद ही जाके बोल देता हूँ कि सीधा ले ऑफ में ना निकालना पड़ जाए, बिकॉज वहाँ तो फिर बिना पैसे के निकल जाएंगे मैं। अंडरटेकिंग अ न्यू करियर, मान लो एम्प्लॉय चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूँ, तो उसके लिए वो जाके सीधा बोल सकते हैं कि मेरे को इसके थ्रू निकाल दो। फॉर यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंस, है ना। कि मान लो उसे कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो बोले कि मेरे को इसके थ्रू रिटायर करा दो, कि अभी मेरे को मान लो हैंडसम अमाउंट जो मिलेगा वो मैं यूज़ करना है मुझे अभी। वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वीआरएस ये भी अगेन मिले जुलते हैं, एक तरह से बोलते हैं ना, ह्यूमेन वे टू रिड्यूस द सरप्लस वर्कफोर्स। कि सीधा किसी को बोलना कि जा तो निकल जाए ऑर्गेनाइजेशन से, इससे ज़्यादा एक थोड़ा ह्यूमैनिटी वाला तरीका है कि उसे पैसा दे के निकाल दो, है ना, कि वो भी खुशी और तुम भी खुश। देन पेमेंट ऑफ हैवी कॉम्पनसेशन प्रिवेंट्स रिसेंटमेंट ऑन देयर पार्ट, कि अब मान लो सीधा आप किसी को बोलोगे कि जा निकल जा, तो वो दुख होगा उसको, और वो भी चाहे गालियाँ दे के निकलेगा आपको, तो उससे अच्छा कि इसके थ्रू कर दो, है ना। देन ट्रेड यूनियंस ऑल्सो डू नॉट ऑब्जेक्ट। अब मान लो वीआरएस तो वॉलेंट्री है ना, उसके अपनी मर्जी से कर रहा है, एम्प्लॉय भी, मतलब दोनों राजी खुशी हैं, तो ट्रेड यूनियंस भी इस पर वो गुस्सा नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियंस भी इसके अगेंस्ट नहीं कुछ बोल सकते। देन
द फर्म इज सेव्ड फ्रॉम पेइंग मंथली वेजेस एंड सैलरीज, कि अब हर मंथ सैलरी नहीं देनी पड़ेगी ना उन एम्प्लॉयज़ को, सीधा एक ही बारी में दे दिया तो वो ज़्यादा पैसे वो हर महीने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं देनी पड़ेगी, राइट। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस वीआरएस के वो भी देख लो कि रिड्यूस द स्किल बेस ऑफ द फर्म, क्योंकि हो सकता है कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी निकल जाए वीआरएस के थ्रू। मान लो अब आप तो रखते हो कि प्रपोजल की चीज़ इसने भी वीआरएस करना है वो कर सकता है, मान लो हो सकता है कोई अच्छा एम्प्लॉय आके बोल जाए मेरे को ही करना है, फिर आपको उसको भी वो बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, फिर करना चाह रहे तो जा तू। वीआरएस माइट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, अब आपने 10 से 7 डाउन साइजिंग जो कर दिए, अब वो 10 से 7 हुए तो 10 का काम 7 को करना है, तो 7 जो है वो क्या हो गए, ओवरलोड हो गए वर्क से, है ना, ओवरलोडेड हो गए। देन माइट क्रिएट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट ऑप्टिंग फॉर वीआरएस एंड डिसाइडिंग टू स्टे विद द फर्म। अब ये भी हो सकता है ना कि मान लो जिसने ऑप्ट कर लिया वीआरएस वो तो निकल गया, जिसने नहीं किया वीआरएस उनके मन में थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी आएगा कि यार उन्होंने ऑप्शन दिया था तो निकल जाना चाहिए था, अभी हो सकता है वो खुद ही निकाल दें, वीआरएस के थ्रू अच्छा भला पैसा निकल जाते तो अच्छा ही था, तो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी रहता ही है ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अनकंफर्टेबल फील होता है। इम्प्लीमेंटेशन तो जैसे उसका अभी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का देखा था, वैसे इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देखो। पहले होता है स्टेप्स हैं, ठीक है, पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द नीड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडेंटिफाई करती है कि हाँ क्या हमें चाहिए भी सही वीआरएस ऑप्ट करने का, इतनी ज़रूरत भी है या नहीं है। सो पहले ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि क्या ये सच में ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगी। सच में लगता है अगर जेन्युइनली कि हाँ यार ज़रूरी है, डाउन साइजिंग करना ही है और वीआरएस के थ्रू ही करना है, तो फिर वो करती है ना। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है प्रॉपर, कि हमारे प्रॉपर, क्योंकि अब अमाउंट दे रहे हो ना आप उसको कॉम्पनसेशन में, अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, सो उसकी कॉस्ट लगेगी और बेनिफिट भी आप देखोगे कि इसके जाने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कम पैसे देने पड़ेंगे, कम सैलरीज, कम लोगों को सैलरीज देनी पड़ेंगी, तो वो पैसे जो बचेंगे वो बेनिफिट है, बट एक बारी जो कॉम्पनसेशन देना है वो नुकसान है। तो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों का एनालिसिस किया जाता है, हेंस वीआरएस इज कॉल्ड डबल एज्ड वेपन, दो धारी तलवार है, क्योंकि कॉस्ट भी है बेनिफिट भी है ना। सो आगे कॉल लाइन देखो, इट इज़ पॉसिबल दैट ओनली द एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयबल एल्सवेयर ऑप्ट फॉर द स्कीम। अब देखो वीआरएस कैसे होता है, आप सीधा अनाउंस कर देते हो कि हम वीआरएस ऑफर कर रहे हैं, जो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो वीआरएस के थ्रू निकल सकता है। अब जो आपने ऑफर किया वो कोई भी एक्सेप्ट करता है, कोई कर सकता है, अच्छा एम्प्लॉय भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि बुरे एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करें, बट एक्चुअल में कई बार क्या हो जाता है कि अच्छे एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, वो ज़्यादा स्किल्ड है, उन्हें पता है कि हम यहाँ से निकल के कहीं पे भी हमें तो कोई भी ले लेगा। समझ रहे हो? जो बुरे वाले हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ से निकल गए तो और तो कोई हमें वैसे ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है या जो भी नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है। समझ रहे हो? तो कई बार ये उल्टा पड़ जाता है वीआरएस, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि कई बार अच्छे एम्प्लॉयज़ ऑप्ट कर लेते हैं वीआरएस के लिए, बिकॉज दे नो दैट दे विल बी एम्प्लॉयबल इन द मार्केट, मार्केट में जाएंगे तो कोई भी कंपनी उठा लेगी उनको। समझ रहे हो? वैसे वाला। सो इन सच अ केस ऑर्गेनाइजेशन में लूज टैलेंट एंड मे बी लेफ्ट विद पुअर क्वालिटी स्टाफ, कि सारे अच्छे तो निकल गए अब सिर्फ बुरे रह गए, तो ये बहुत रिस्की सा होता है, इसीलिए डबल एज्ड वेपन बोलते हैं इसको। सो इफ दिस हैपन्स द वेरी पर्पस ऑफ वीआरएस विल बी डिफीटेड, कि आप वीआरएस तो कर रहे थे कि आप बेनिफिट में रहोगे बट आपका नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि हाँ क्या सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप डिज़ाइन करते हो पूरी स्कीम कि वीआरएस स्कीम क्या रहने वाली है हमारी, कितना कॉम्पनसेशन किस एम्प्लॉय को देंगे, कितना नहीं देंगे, वो सब डिसाइड होता है, राइट। सो उसके लिए पहले आप डिसाइड करते हो कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कवर होंगे, है ना। सो एक आप वो डिसाइड करते हो कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ विल बी कवर्ड अंडर दिस वीआरएस स्कीम। तो आप यूजुअली ऑब्वियसली वही एम्प्लॉयज़ चाहोगे जो आपको सबसे कम चाहिए, कि वो निकल भी जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सो वो करते हो। देन कॉम्पनसेशन पैकेज, कि आप कितना अमाउंट दोगे उन्हें बदले में, वो डिसाइड होता है, राइट। सो यूजुअली देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट इज़ द नॉर्म। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में होता है कि 3 महीने की सैलरी जितने भी टाइम उसने काम किया है से लेके मैक्सिमम कितनी जा सकती है, कि उसकी मंथली सैलरी जितनी है, मान लो 2 लाख रुपए है, इनटू कितने महीने रह गए रिटायरमेंट के उसके, मान लो उसके रिटायरमेंट को 50 महीने रहते हैं, सो इतनी मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, राइट। सो ये तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बट ठीक है, ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब एक आता है कि इश्यूज़ क्या है इसमें, अगेन क्या क्या इश्यूज़ आप फेस कर सकते हो। सबसे पहला आप इशू ये देखते हो कि क्या ये करना ज़रूरी है या नहीं। उसमें आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो कि जिन एम्प्लॉयज़ पे मैं वो लगाना चाह रहा हूँ कि ये वाले एम्प्लॉयज़ चले जाएँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से,
तो आपको ये देखना है कि ये ऑफ़र आप तभी करो जब आप पूरी तरीके से आपको पता है कि हाँ भैया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जो कि सरप्लस में हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं फालतू में उनको सैलरीज दे रहा हूँ और वो बहुत टाइम, बहुत सालों साल वो फालतू में सैलरीज देनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? अगर 1-2 साल की बात है फिर तो नहीं, बिकॉज आपको इतना कंपनसेशन भी देना पड़ता है उनको, तो फिर तो नुकसान ज़्यादा होगा ना। सो आप तभी इसको करते हो जब आपको लगता है कि ये वाले एम्प्लॉयज़ बहुत सालों तक मेरे साथ फालतू में रहेंगे, जो कि मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है ना। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, पर्सनल टू बी कवर्ड, कि कौन कौन से लोगों को कवर करना है, कौन से को नहीं करना है। एक होता है यहाँ पे इशू आता है कि मेरिट वर्सेस सीनियरिटी। जैसे मैंने प्रमोशन के टाइम पे भी बताया था, ये इशू आता है कि जो ज़्यादा मेरिट वाले हैं उनको रखा जाए, या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, सीनियर हैं जो एम्प्लॉयज़, उनको रखा जाए। दोनों का एक वो होता है कि कौन सा किया जाए। देन कॉम्पनसेशन पैकेज, ये तो इशू है ही कि कितना पैसा दिया जाए, ज़्यादा कम। यू हैव टू डिसाइड अ प्रॉपर अमाउंट ना, कि वो आपको सूट करे और आपके बेनिफिट्स, बेसिकली कंपनी तो यही चाहेगी ना कि उसके बेनिफिट ज़्यादा हों उस अमाउंट से। सो वो आप ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका वीआरएस का एक टॉपिक था, ये मैंने कवर किया। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट एक एक रह गया वर्क लाइफ बैलेंस वाला, वो कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।